हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस की फर्स्ट यूनिट है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन और इसका फोर्थ टॉपिक है ग्रुप थ्योरी। इसकी फर्स्ट 3 टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 6 में और ये 3 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं लेक्चर 7 में। रिमेनिंग टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को लेक्चर वीडियोज़ अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी फीडबैक देना है तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट्स में बता दें मुझे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपको और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने, तो आपके लाइक्स सब्सक्रिप्शंस और से मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, जिसमें मैं आपको जितना शॉर्ट में हो सके और जितना इजी टू अंडरस्टैंड हो सके उस तरह से मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। तो सो प्लीज़ हेल्प मी। एंड अगर आपको इसके लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो इस मेल आईडी पे इस सब्जेक्ट लाइन के साथ, और कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के सिलेबस का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, ये नंबर सिस्टम की कुछ नोटेशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर सी से डिनोट होते हैं, रियल नंबर्स आर से डिनोट होते हैं। अगर सुपरस्क्रिप्ट में प्लस का साइन है तो पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात हो रही है, या सी प्लस है तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात हो रई है। सी जीरो है मतलब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, अगर सबस्क्रिप्ट में जीरो है तो। आर जीरो है तो ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। पाई की वैल्यू ये होती है, ये प्लीज़ नोटेशंस याद रखना। प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स, हमारे कोर्स में 3 एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स, ग्रुप, रिंग और फील्ड, तो हम इन तीनों का देखते हैं। जैसे ग्रुप, प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स क्या होगा, जैसे कोई 2 ग्रुप दिए हुए हैं जी और एच, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा जी कॉमा एच। ऐसे कि जी जो है एलिमेंट होगा जी का, और स्मॉल एच जो होगा वो एलिमेंट होगा ग्रुप एच का। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप जी के अंदर है 0 और 1 एलिमेंट्स और एच के अंदर है 0, 1, 2 एलिमेंट्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो कैसे होगा, 0 को तीनों एलिमेंट के साथ लिखेंगे तो 0, 0, 0, 1, 0, 2 ये हो गया, और फिर 1 को तीनों एलिमेंट्स के साथ 1, 0, 1, 1, 1, 2। तो ये जो इन दोनों ग्रुप्स का प्रोडक्ट आया वो ये आया, इस तरह से निकलता है। एक चीज़ है जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है ग्रुप का, वो रिजल्ट करता है ग्रुप में ही, मतलब ये जो जी क्रॉस एच है वो भी एक ग्रुप होगा। डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रिंग्स भी रिजल्ट करता है रिंग के अंदर, लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फील्ड्स ज़रूरी नहीं है कि फील्ड में ही रिजल्ट करें। मतलब सपोज कोई फील्ड दी हुई है F1 और F2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो निकलेगा F1 क्रॉस F2 वो ज़रूरी नहीं है कि एक फील्ड ही हो, लेकिन इसके अंदर जी क्रॉस एच एक ग्रुप ही होगा। रिंग्स के केस में अगर R1 और R2 कोई रिंग्स हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो वो रिंग्स ही आएगा। रिंग्स के अंदर भी सेम ही है, इसी तरीके से होता है, लेकिन इसमें 2 ऑपरेशंस रहते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। हमें पता है कि ग्रुप जो है वो एक सिंपल बाइनरी कंपोजिशन के लिए डिफाइन रहता है, एक सिंगल बाइनरी ऑपरेशन होता है, और रिंग्स के अंदर और फील्ड्स के अंदर 2 बाइनरी ऑपरेशंस रहते हैं। तो अगर कंपोनेंट वाइज एडिशन दें, जैसे कि एडिशन ऑपरेशन डिफाइंड है, पहले वाली रिंग का है A1 और A2 एलिमेंट और दूसरी रिंग का है B1 और B2 एलिमेंट, तो कैसे होगा, एडिशन है तो A1 प्लस B1 हो गया पहले एलिमेंट का, और देन A2 प्लस B2 सेकेंड एलिमेंट, तो ये रिजल्ट आएगा एडिशन के लिए। और मल्टीप्लिकेशन के केस में ये रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज 2, -1 फर्स्ट स्ट्रिंग का पार्ट है, R1 का है, और 5, 3 R2 का पार्ट है, तो इनका एडिशन ऑपरेशन दिया हुआ है, कैसे होगा, 2 + 5 और सेकेंड एलिमेंट क्या है इसका -1, इसका सेकेंड एलिमेंट है 3, तो -1 + 3 इसका रिजल्ट क्या है 7, 2, इस तरीके से निकलेगा। और रिंग्स और फील्ड का सेम ही है कैलकुलेशन। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप प्रोडक्ट्स। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने देखा ही था, डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे कि जी और एच कोई ग्रुप है तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, जी कॉमा एच, सच दैट जो स्मॉल जी है वो एलिमेंट रहेगा ग्रुप जी का और स्मॉल एच रहेगा एलिमेंट ग्रुप एच का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जी के एलिमेंट है 0, 1 और एच है 0, 1, 2, तो इनका प्रोडक्ट ये आएगा, हमने अभी निकाल के देखा था। एक और चीज़ है इसमें कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, जैसे कि इस ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 1 और 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। इस ग्रुप में कितने हैं 1, 2, 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। तो जैसे अगर जी का ऑर्डर 2 है और एच का ऑर्डर 3 है, तो जी क्रॉस एच का ऑर्डर कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 2 × 3 6, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 6। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लो, यहाँ पे 6 आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसलिए इसका ऑर्डर 6 हो जाएगा। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ग्रुप का वही एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहलाता है। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है,
कोई भी एक ग्रुप है वो जो है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की तरह शो कर सकते हैं हम उसको, अगर उसके सब ग्रुप्स के थ्रू। जैसे कि एन और एच जो है वो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो ग्रुप जी का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा अगर एन और एच जो है वो ग्रुप जी के नॉर्मल सब ग्रुप हैं। ये सिंबल काय का था, नॉर्मल सब ग्रुप का। और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो नल आ रहा है, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इनमें। और एवरी एलिमेंट इन जी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज जी इज इक्वल्स टू एन एच, जहाँ पे एन जो है वो एलिमेंट होगा सब ग्रुप एन का, एच होगा सब ग्रुप एच का। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो जो एन क्रॉस एच होगा वो होगा इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप जी। अब इसमें क्या है, सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट। सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, अब फर्स्ट वाले केस में तो क्या था कि दोनों ही जो सब ग्रुप्स हैं वो नॉर्मल सब ग्रुप होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर कंडीशन क्या है कि दोनों में से कोई भी एक सब ग्रुप नॉर्मल होना चाहिए। एन और एच का क्रॉस प्रोडक्ट सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा अगर दोनों में से कोई भी एक जो है सब ग्रुप वो नॉर्मल सब ग्रुप हो, इंटरसेक्शन नल आना चाहिए, और एवरी एलिमेंट इन जी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस। मतलब ये कंडीशन तो सेम है, फर्स्ट कंडीशन में ही डिफरेंस है। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स, इसको समझने से पहले एक बार कॉसेट समझ लो। कॉसेट्स क्या होते हैं, दे आर द सबसेट ऑफ अ ग्रुप दैट आर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग, एडिंग एसेट्रा ईच एलिमेंट ऑफ द सब ग्रुप बाय फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि कॉसेट्स क्या होते हैं, एक्चुअली सबसेट होते हैं किसी ग्रुप के। और ये बनते कैसे हैं, जैसे अगर कोई ग्रुप जी है और एन उसका सब ग्रुप है, तो ग्रुप जी का हम कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे, जैसे कि स्मॉल जी हमने एक एलिमेंट ले लिया, और उस जी का हम ऑपरेशन करवाएंगे, कोई एडिशन मल्टीप्लिकेशन या कोई भी एक ऑपरेशन सब ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ में, और उससे जो सेट बनकर आएगा वो कहलाएगा कॉसेट। कॉसेट दो तरीके का होता है, लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट। और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कॉसेट होगा वो हमेशा होता है सबसेट ऑफ ग्रुप, और ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ई एन इजिकल्स टू एन इजिकल्स टू एन ई। और अबेलियन ग्रुप के केस में क्या होता है कि लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट हमेशा इक्वल रहते हैं। तो अगर लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट, लेकिन कन्वर्स नेसेसरीली ट्रू नहीं है, मतलब अगर लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट इक्वल हैं तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो अबेलियन ग्रुप हो, लेकिन अगर अबेलियन ग्रुप है तो लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट इक्वल ही होंगे। और नेक्स्ट क्या है, द यूनियन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कॉसेट्स ऑफ अ ग्रुप इज इक्वल्स टू द ग्रुप इटसेल्फ। मतलब जितने भी अलग अलग कॉसेट्स पॉसिबल हैं एक ग्रुप के, उन सब का अगर यूनियन बनाएंगे तो वापस वो ग्रुप को जनरेट करके दे देगा। ये चीज़ एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज हमें दिया हुआ एक ग्रुप जी इंटीजर्स पे डिफाइंड है एडिशन ऑपरेशन के लिए, और उसका सब ग्रुप है एन, जिसकी डेफिनेशन क्या है 2z, 2 इंटू इंटीजर्स। शो द यूनियन, अब यहाँ पे हमें शो करना है, तो पहले हम इसके देखते हैं कि कितने कॉसेट्स बन सकते हैं। लेफ्ट कॉसेट से देखते हैं। लेफ्ट कॉसेट की डेफिनेशन क्या है, जी एन इजिकल्स टू दिस। ठीक है, तो जी हमारे पास क्या है 0 1 2 3, क्योंकि इंटीजर्स पे डिफाइन है इसलिए 0 1 2 3 लेंगे यहाँ पे। फिर ऑपरेशन क्या है, एडिशन, एडिशन ले लिया। फिर एन की वैल्यू क्या है, जी तो हो गया, अब एन की वैल्यू है 2z, तो यहाँ 2z लिया। इसको इवेल्युएट करके देखेंगे तो 0 का एडिशन का मतलब नहीं है, तो 2z मतलब इवन इंटीजर्स आ जाएंगे यहाँ पे, मल्टीपल ऑफ 2 आएंगे, मतलब इवन इंटीजर्स आ गए, 0 + -2 + -4 इस तरह से। फिर नेक्स्ट में लेंगे 1 + 2z, तो यहाँ पे आएगा 1 + -1 + -3 + -5 इस तरह से आएगा, तो 1 + 2z, मतलब ये सारे ऑड इंटीजर्स आ रहे हैं। इसी तरीके से 2 पे देखेंगे तो ये अब रिपीट हो रहे हैं एक्चुअली। तो एक्चुअली जो दो डिस्टिंक्ट कॉसेट जो पॉसिबल हैं वो यही हैं, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। अगर अब इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स का अगर हम यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर्स रिजल्ट करेगा, और हमारा ग्रुप जो है इंटीजर्स पे डिफाइंड था, मतलब यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट कॉसेट जो है वो रिजल्ट करता है ग्रुप में, ग्रुप इटसेल्फ में। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। यही चीज़ राइट कॉसेट से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ ग्रुप्स, रिंग्स एंड फील्ड। ग्रुप के अंदर क्या होगा, क्वेश्चन ग्रुप होता है जी बाय एच, जहाँ पे जी जो है वो एक ग्रुप है और एच है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। क्वेश्चन रिंग होगी आर बाय आई, जहाँ पे आर एक रिंग है और आई जो है आइडियल ऑफ आर है। और क्वेश्चन फील्ड होगी एफ बाय आई, जहाँ पे एफ एक फील्ड है और आई आइडियल ऑफ एफ है। तो इसमें क्या है कि ग्रुप के अंदर तो नॉर्मल सब ग्रुप रहता है, लेकिन यहाँ पे रिंग्स में और फील्ड में रहता है आइडियल, ये डिफरेंस है। क्वेश्चन ऑफ ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज़, ये फर्स्ट तो हम देख चुके हैं कि हाँ ठीक है, जी बाय एच जो है वो कहलाता है क्वेश्चन ऑफ ग्रुप। देन फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट क्वेश्चन ग्रुप में हमेशा इक्वल रहता है। सी बाइनरी कंपोजिशन ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। एडिशन के लिए ये करेगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सेटिस्फाई करेगी। इसमें एडिशन ऑपरेशन के लिए क्या है, h + a + h + b = h + a + b।
जहाँ पे ए और बी जो है वो एलिमेंट्स होंगे ग्रुप के, और एच प्लस ए और एच प्लस बी जो एलिमेंट होगा वो कॉसेट ग्रुप का होगा, सॉरी क्वोशंट ग्रुप का एलिमेंट होगा जी बाय एच। मल्टीप्लिकेशन के केस में एच ए एच बी इजिकल्स टू एच ए बी, जहाँ पे ए और बी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और एच ए और एच बी जो है वो एलिमेंट है क्वोशंट ग्रुप का। फिर क्वोशंट ऑफ ग्रुप, ये दो थ्योरम्स है क्वोशंट ऑफ ग्रुप्स की। क्या है? एवरी क्वोशंट ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज एन अबेलियन बट नॉट कन्वर्सली। कोई अबेलियन ग्रुप्स हैं दो और उनका क्वोशंट ग्रुप निकाल रहे हैं तो वो अबेलियन ग्रुप ही होगा, लेकिन कन्वर्स ज़रूरी नहीं है ट्रू हो। एवरी क्वोशंट ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक बट नॉट कन्वर्सली, मतलब कोई साइक्लिक ग्रुप का अगर क्वोशंट ग्रुप निकल रहा है तो वो साइक्लिक होगा, लेकिन अगर क्वोशंट ग्रुप साइक्लिक है तो ज़रूरी नहीं है कि जो बेस ग्रुप है वो भी साइक्लिक हो। अब कॉसेट ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला क्या है? फाइंड द क्वोशंट ग्रुप एंड ऑल्सो प्रिपेयर इट्स ऑपरेशन टेबल व्हेन जी इज दिस एंड एच इज दिस। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा ये जी बाय एच जिसको क्वोशंट ग्रुप ही कह रहा है ये क्वोशंट ग्रुप है या नहीं है। उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि एच जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। ठीक है, तो एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप कब होता है जी का? अगर लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट इक्वल आ जाते हैं तो वो नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। तो हम पहले इसके कॉसेट्स निकाल के देखते हैं। कॉसेट राइट कॉसेट की डेफिनेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रही? ये रहेगी। तो एच ले लिया हमने, इंटू मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंटू, और जी का पहला एलिमेंट क्या है? 1, सेकेंड एलिमेंट -1, फिर थर्ड एलिमेंट है आयोटा और फोर्थ एलिमेंट है माइनस आयोटा। तो एच को इनके साथ करके देखेंगे, चारों एलिमेंट्स के साथ। एच क्या है हमारे पास? 1 और -1, तो 1 इंटू 1, फिर सेकेंड एलिमेंट एच का -1 इंटू जी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ 1। इसको इवेलुएट किया तो 1, -1 एच इट सेल्फ है तो एच आया। इसी तरीके से -1 के साथ करके देखा, इसी तरह से लेफ्ट कॉसेट निकाल के देखा हमने। पोजीशंस इंटरचेंज हो जाएंगी बस। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट कॉसेट निकाल के देखा। राइट कॉसेट में भी दो ही डिस्टिंक्ट कॉसेट्स अवेलेबल है हमारे पास, एच और एच आयोटा, और लेफ्ट कॉसेट में भी एच और एच आयोटा। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो जी बाय एच जो है वो क्वोशंट ग्रुप है। अब हमें निकालना है क्वोशंट ग्रुप जी बाय एच है क्या एक्चुअली। तो जितने भी डिस्टिंक्ट कॉसेट्स का सेट होता है वो बनाता है क्वोशंट ग्रुप जी बाय एच। तो जी बाय एच विल बी इक्वल्स टू एच कॉमा एच आयोटा, क्योंकि यही दो डिस्टिंक्ट कॉसेट्स अवेलेबल हैं। अब इसकी ऑपरेशन टेबल कैसे बनेगी? कौन से हैं दो एलिमेंट्स? एच और एच आयोटा, एच और एच आयोटा, एच और एच आयोटा। अब एच इंटू एच करेंगे तो एच आएगा, एच इंटू एच आयोटा करेंगे तो एच आयोटा आएगा। ये आ कैसे रहा है? जैसे एक निकाल के देखते हैं, एच आयोटा इंटू एच आयोटा से एच आया। कैसे आया? एच आयोटा क्या है हमारे पास? आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया। इनको इवेलुएट करेंगे तो -1 1 1 -1 ये आया। तो 1 और -1 दो ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं जो कि एच के एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स एच। तो एच आयोटा इंटू एच आयोटा इज एच। इसी तरीके से अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द क्वोशंट ग्रुप जी बाय एच एंड ऑल्सो प्रिपेयर इस ऑपरेशन टेबल व्हेन जी इज दिस एंड एच इज दिस। हाँ, एक और चीज़ आपको बताना भूल गई मैं, क्या है? जी जो है वो कम्यूटेटिव है, मतलब दो एलिमेंट्स हैं और दोनों प्लस माइनस सिंबल दोनों के साथ प्रेजेंट है। 1 +-1 में है, आयोटा + आयोटा है, दैट मीन्स ये कम्यूटेटिव है। तो इसलिए एच जो है वो अपने आप नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी कहलाएगा। इसी तरीके से इस वाले केस में भी हमारे पास जो जी दिया हुआ है वो सेट ऑफ इंटीजर्स पे दिया हुआ है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में प्लस माइनस दोनों रहते हैं, +-1 +-2 +-3 टू इनफाइनाइट। तो ये जी है, कम्यूटेटिव है, दैट्स वाई एच इज़ द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो अब हमें नॉर्मल सब ग्रुप है ये तो पता चल ही गया है। अब जी बाय, तो हम नॉर्मल सब ग्रुप ये दोनों तरीके से, जी कम्यूटेटिव है इसलिए नॉर्मल सब ग्रुप है, या लेफ्ट और राइट कॉसेट इक्वल है इसलिए नॉर्मल सब ग्रुप है। ओके, तो अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन ग्रुप निकालना है जी बाय एच और उसकी ऑपरेशन टेबल भी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? कॉसेट्स निकालेंगे। लेफ्ट कॉसेट की डेफिनेशन एडिशन के लिए ये रहती है, तो उसकी डेफिनेशन की बेसिस पे निकालते हैं। जी का सेट ऑफ इंटीजर्स है, मतलब 0 1 2 3 प्लस माइनस के रेंज में दोनों में रहेगा, 0 1 2 3 ये रहा। ठीक है, और प्लस एडिशन ऑपरेशन दिया हुआ है क्योंकि, और एच अब एच के हमारे पास 4h, तो 0 + 4z मतलब 0 का एडिशन का तो कोई मतलब नहीं है। 4 मतलब 4 × z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, तो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 4 0 0, 4 1 4, 4 2 8, इस तरीके से चलता रहेगा। प्लस माइनस दोनों के केस में रहेगा क्योंकि इंटीजर्स में प्लस माइनस दोनों इंक्लूडेड रहते हैं। तो ये एच इट सेल्फ ही जनरेट करके दे रहा है यहाँ पे।
ये 4z की ही टेबल आ रही है, पूरी सेट आ रहा है, इसलिए एज आ गया। इसी तरीके से 1 के साथ इवेलुएट करेंगे तो 4 0 ज़ा 0 प्लस 1 तो 1 आया, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, इस तरह से। तो ये h+1 आया, h+2 h+3 ये निकाल लिए हमने। देख लो लेफ्ट और राइट कॉसेट इक्वल है, ठीक है। अब 4 के साथ इवेलुएट किया, जब हमने 4 5 6 आगे इवेलुएट करना शुरू किया ना, तो वही हमारी रिपीटेशन होने लग गया। h+4 है वो h के बराबर होगा, h+5 h+1 के बराबर होगा, तो ये रिपीटेशन होने लग गया। दैट मीन्स हमारे पास इस केस में सिर्फ 4 डिस्टिंक्ट कॉसेट्स अवेलेबल हैं, h+1 h+2 और h+3, ये 4 डिस्टिंक्ट कॉसेट्स अवेलेबल हैं। और क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है, जितने भी डिस्टिंक्ट कॉसेट्स का सेट होगा वो कहलाएगा क्वेश्चन ग्रुप। तो ये h+1 h+2 और h+3 ये जो सेट है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप है G/H, ठीक है। अब इसकी ऑपरेशन टेबल कैसे बनेगी, क्या क्या है, h+1 h+2 h+3 ये एलिमेंट्स हैं इसके, तो ये हमने लिख दिए। फिर उसको h को h के साथ किया तो h आया, h को h+1 के साथ किया तो h+1 आया। तो इस तरह से इसकी ऑपरेशन टेबल बन जाएगी। यहाँ पे क्या ऑपरेशन रहेगा, एडिशन रहेगा, h प्लस h इजिकल्स टू h, h प्लस h+1 इजिकल्स टू h+1, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन दिया हुआ है हमें, इसलिए। अब एक क्वेश्चन रिंग का एग्जाम्पल देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रिंग दी हुई है, इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑपरेशन पे डिफाइंड है। अब देखो ग्रुप में तो एक ही ऑपरेशन रहता था, रिंग के अंदर हैं 2 ऑपरेशन, और i हमें दिया हुआ है 3z, हमें निकालनी क्वेश्चन रिंग r/i। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों ऑपरेशन है, तो हम क्वेश्चन रिंग दोनों ऑपरेशन के लिए निकालेंगे। पहले एडिशन के लिए देखते हैं। तो z है, इंटीजर्स है, मतलब 0 1 2 3, ऑपरेशन क्या है एडिशन, और i क्या है 3z, तो 0 + 3z, प्लस माइनस दोनों के लिए रहेगा, इंटीजर्स हैं इसलिए, ठीक है। तो 0 को किसी के साथ भी ऐड करो कोई मतलब नहीं है, तो फिर 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, मतलब ये जो आ रहा है वो i के बराबर ही आ रहा है। फिर इसी तरीके से 1 के साथ निकाला, 3 0 ज़ा 0 प्लस 1 तो 1, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, तो i प्लस 1 आ गया। इसी तरीके से 2 प्लस i आया इस केस में। अब हमारे पास आगे करेंगे तो ये रिपीटेशन होने लग जाएगा, मतलब 3 डिस्टिंक्ट कॉसेट्स अवेलेबल हैं। तो क्वेश्चन रिंग क्या होगी, i 1 + i 2 + i, ये एडिशन के लिए आ गई। फिर मल्टीप्लिकेशन की निकाला तो 0 1 2 3 वही इंटीजर्स है इसलिए ग्रुप में। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाया, और i क्या है 3z, 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 1 के साथ किया है तो 3 6 9 ऐसे आने लग जाएगा। तो ये i ये आ गया, और यहाँ पे आया 2i। तो ये 3 जो डिस्टिंक्ट कॉसेट्स हैं इनका सेट बनाएगा क्वेश्चन रिंग r/i फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। अब नेक्स्ट है हमारा होमोर्फिज्म। होमोर्फिज्म में क्या होता है, सब अ मैपिंग f फ्रॉम ग्रुप G to G dash is called group homorphism from G to G dash if f into f star a is equals to f a o f b। मतलब कि सपोज कोई ग्रुप है G और वो स्टार ऑपरेशन पे डिफाइंड है, और दूसरा ग्रुप है G डैश वो O ऑपरेशन पे डिफाइंड है, तो कोई मैपिंग होगी f G से लेके G डैश तक, वो होमोर्फिज्म डिफाइन करेगी, तभी करेगी अगर ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होती है। क्या है वो इक्वेशन, f a स्टार b, इसके जो एलिमेंट्स के बीच में ये स्टार ऑपरेशन लग रहा है वो देगा f a o f b। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल देखने से पहले होमोर्फिज्म का एक बार देखते हैं कर्नल ऑफ होमोर्फिज्म क्या होता है। कर्नल ऑफ होमोर्फिज्म क्या होता है, सपोज ग्रुप G है कोई और ग्रुप G डैश है और f मैपिंग है, तो ये मैपिंग f ग्रुप G के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको वो मैप कर रही है G डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का सेट जो है वो कहलाएगा कर्नल ऑफ होमोर्फिज्म। मतलब यहाँ पे देखो ये 3 एलिमेंट्स हैं जो कि मैप हो रहे हैं G डैश की आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, तो इन तीनों एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो कहलाएगा कर्नल ऑफ होमोर्फिज्म f। इसको डिनोट करते हैं कर f से भी करते हैं, और f ब्रैकेट में भी लिखा हुआ रह सकता है। कर f की डेफिनेशन क्या है, x एलिमेंट ऑफ G सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये मैपिंग f है ना, तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू e डैश आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G डैश। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं हम क्या है एग्जाम्पल। हमें एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, 2 ग्रुप्स दिए हुए हैं, एक तो सेट ऑफ रियल नंबर्स पे दिया हुआ है एडिशन ऑपरेशन के साथ, और एक सेट ऑफ रियल नंबर्स विदाउट सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। आर के बेस में 0 दिया हुआ, मतलब 0 को इंक्लूड नहीं करना, बाकी वो सारे रियल नंबर्स अपार्ट फ्रॉम 0 और मल्टीप्लिकेशन पे डिफाइंड है। तो ये दोनों ग्रुप हैं
दिए हुए हमें क्या दिखाना है, पार्ट 1 के अंदर हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 to the power x, ये जो मैपिंग है ये होमोर्फिज्म शो कर रही है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 to the power x ये मैपिंग के ऊपर डिफाइंड है। और सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है कि अगर ये मैपिंग होमोर्फिज्म है तो फिर हमें कर्नल ऑफ होमोर्फिज्म निकालना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं मैपिंग होमोर्फिज्म है या नहीं है। मैपिंग को होमोर्फिज्म होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एडिशन है इसलिए x1 + x2 वो मैप हो एफ ऑफ x1, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन है इनटू एफ ऑफ x2 से। तो अगर ये चीज़ इधर मैप हो जाएगी दैट मीन्स कि ये जो मैपिंग है वो होमोर्फिज्म है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 to the power x दिया हुआ है हमें। ठीक है, और हमें यहाँ पे एफ ऑफ x1 और x2 के साथ करना पड़ेगा, एडिशन ऑपरेशन है। तो एफ ऑफ x1 + x2, तो x की जगह हमने x1 + x2 रख दिया, तो 2 to the power x के अंदर भी x की जगह हम x1 + x2 रख देंगे। ठीक है, अब 2 to the power x1 + x2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power x1 इंटू 2 to the power x2, इस तरह से लिख सकते हैं। 2 to the power x1 को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ x1, और 2 to the power x2 को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ x2, राइट, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एफ ऑफ x1 + x2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2, ये हो गया प्रूफ कि यहाँ पे होमोर्फिज्म तो हो रहा है। देखो ये x1 + x2 मैप हो रहा है एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 से। ठीक है, होमोर्फिज्म शो हो रहा है, ये डिफाइन हो गया। अब इस अगर होमोर्फिज्म हो रहा है तो हमें कर्नल ऑफ होमोर्फिज्म निकालना पड़ेगा, मतलब वो सारे एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे आर के जो कि इधर जाके मैप हो रहे हैं R0 के आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में। तो कौन से एलिमेंट्स होंगे? अब हमें यहाँ पे एक्चुअली क्या दिया हुआ, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, और हमें पता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहता है 1। तो वो एलिमेंट्स निकालने हैं R के जो कि यहाँ पे मैप हो जाए 1 के साथ। और मैपिंग क्या दी हुई है 2 to the power x। तो 2 to the power x, तो x की ऐसी क्या वैल्यू रखूँ कि इक्वल्स टू 1 आ जाए। तो x की वैल्यू हमें 2 to the power अगर 0 रखती हूँ मैं तो 1 आ जाएगी। दैट मीन्स वो एलिमेंट जो होगा x की वैल्यू 0, दैट मीन्स वो एलिमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, वही एलिमेंट है जो कर्नल ऑफ होमोर्फिज्म है यहाँ पे। तो x इज़ द कर्नल, x जो है वो कर्नल है। तो कर्नल ऑफ होमोर्फिज्म क्या हुआ हमारे पास में 0। होमोर्फिज्म थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोर्फिज्म क्या कहती है, सपोज कोई f है मैपिंग g से लेके g' तक, और वो होमोर्फिक है, और कर्नल क्या है k, तो फिर k जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा ग्रुप g का। सेकेंड थ्योरम ऑफ होमोर्फिज्म क्या कहती है, एवरी ग्रुप इज होमोर्फिक टू इट्स क्वोशंट ग्रुप, मतलब g/h कोई क्वोशंट ग्रुप है ग्रुप g का। हमें पता है ये g/h अगर क्वोशंट ग्रुप है ग्रुप g का, मतलब h क्या होगा, सब ग्रुप होगा g का। तो अगर क्या कह रही है थ्योरम कि अगर g/h कोई क्वोशंट ग्रुप है ग्रुप g का, और f कोई मैपिंग है जो ग्रुप से लेके क्वोशंट ग्रुप तक है, और वो होमोर्फिक होगी। अगर इस तरीके की मैपिंग है तो इसमें कर्नल क्या हो जाएगा, h जो होगा वो होगा कर्नल ऑफ होमोर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोर्फिज्म ये क्या कहती है, एवरी होमोर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप g इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट ग्रुप। मतलब सपोज कोई f g टेंस टू g' मैपिंग है, ये होमोर्फिक है, तो इसकी जो होमोर्फिक इमेज होगी g की, एफ ऑफ जी जो होगी वो होमोर्फिक इमेज होगी ग्रुप जी की, और ये एफ ऑफ जी जो है वो होगी आइसोमॉर्फिक टू द क्वोशंट ग्रुप। क्वोशंट ग्रुप क्या है, जी अपॉन कर्नल ऑफ एफ। अब यहाँ पे हमने कर्नल एफ क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि एच जो होता है इस तरीके होमोर्फिक मेकअप मैपिंग के अंदर वो कर्नल के बराबर ही होता है। दैट्स वाई यहाँ पे हमने लिखा जी अपॉन कर्नल एफ क्वोशंट ग्रुप के। एवरी होमोर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक बट नॉट कन्वर्सली। कोई भी होमोर्फिक इमेज है साइक्लिक ग्रुप ही, मतलब जी कोई साइक्लिक ग्रुप है इस केस में, तो उसकी जो होमोर्फिक इमेज आएगी वो भी साइक्लिक होगी। मतलब अगर जी यहाँ पे साइक्लिक है तो एफ ऑफ जी जो होगी होमोर्फिक इमेज वो भी साइक्लिक होगी। साइक्लिक ग्रुप याद है क्या था, साइक्लिक ग्रुप जो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है, जैसे कि यहाँ पे जी का ये आई है जनरेटर, और वो जो सिंगल एलिमेंट जो जनरेट करता है ग्रुप को वो कहलाता है जनरेटर। जैसे यहाँ पे ग्रुप जी है तो यहाँ 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो यहाँ पे जो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आयोटा से जनरेट हो सकते हैं। दैट मीन्स आयोटा इस ग्रुप का जनरेटर है। कैसे जनरेट हो सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इजिकल्स टू आयोटा, आयोटा आ गया, आयोटा स्क्वायर इजिकल्स टू -1
तो ये सारे एलिमेंट्स आयोटा की पावर से जनरेट हो पा रहे हैं, इसलिए। एक और एग्जांपल दिया हुआ साइक्लिक ग्रुप का। होमोर्फिज्म की फिफ्थ थ्योरम क्या है? इफ एफ इज homorphism from group G to G dash and E dash be their respective identities, then सपोज एफ कोई मैपिंग है ग्रुप जी से लेके जी डैश तक और ये होमोर्फिक है, और ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी है और ई डैश जो है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश है, तो फिर क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो एफ ऑफ ई जो फंक्शनल इमेज ऑफ ई होगी वो होगी ई डैश, और एफ ऑफ ए इनवर्स जो होगी वो होगी एफ ऑफ ए का होल इनवर्स। सेकेंड थ्योरम क्या है? इफ एफ इज़ अ होमोर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप जी टू जी डैश, दैन अगर कोई एफ है मैपिंग वो ग्रुप जी से जी डैश तक वो होमोर्फिज्म है, और एच कोई सब ग्रुप है जी का, तो फिर एफ ऑफ एच जो होगा वो सब ग्रुप होगा जी डैश का। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि सपोज एफ कोई मैपिंग है ग्रुप जी से लेके जी डैश तक जो कि होमोर्फिक है, और एच डैश जो है वो ग्रुप जी डैश का सब ग्रुप है, तो फिर एफ इनवर्स एच डैश जो होगा वो सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का। होमोर्फिज्म हमने समझ लिया अच्छे से। अब हमें दूसरी टाइप्स ऑफ मैपिंग के लिए कुछ टाइप्स ऑफ मैपिंग जो है वो पता होनी चाहिए कि होती क्या है। हमने सेट्स एंड रिलेशंस में पढ़ी थी ये मैपिंग, वापस एक बार देख लेते हैं। इंजेक्टिव मैपिंग या इसको 1-to-1 मैपिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स है कोडोमेन के उनकी या तो एक या एक से कम प्री इमेज होगी, या तो एक भी ना हो या एक से कम हो या एक हो। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, यहाँ पे एफ ए टेंस टू बी डोमेन कोडोमेन, तो यहाँ पे B1 की एक इमेज है, B2 की एक है, B3 की एक है, B4 की एक भी नहीं है, तो मतलब या तो एक इमेज हो या एक से कम हो, तो ऑब्वियसली ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये इंजेक्टिव मैपिंग है। ये भी इंजेक्टिव मैपिंग है क्योंकि सारे एलिमेंट्स की 1 है प्री इमेज, तो ये भी इंजेक्टिव मैपिंग हो गया। सर्जेक्टिव मैपिंग को ऑन टू मैपिंग भी बोलते हैं। अब रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। रेंज मतलब क्या होता है? रेंज मतलब कोडोमेन के वो एलिमेंट्स जो सब मैप्ड है, तो उनका जो सेट होता है वो रेंज बनाता है। जैसे यहाँ पे B1 B2 B3 ये तीनों मैप्ड है, तो इन तीनों का जो सेट होगा वो रेंज होगा। और इस केस में B1 B2 B3 B4 चारों के चारों मैप्ड है, तो इन चारों का जो सेट होगा वो रेंज होगा। तो इस केस में रेंज और कोडोमेन बराबर है, इस केस में नहीं है, तो ये वाला जो है फर्स्ट वाला ये वाला सर्जेक्टिव मैपिंग नहीं है इसमें। इस वाले केस में सर्जेक्टिव मैपिंग है क्योंकि रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है? बाइजेक्टिव मैपिंग को 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंट भी बोलते हैं। बाइजेक्टिव मैपिंग तब होती है जब ये दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करें, मतलब अगर कोई मैपिंग इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, 1-to-1 भी है और ऑन टू भी है, तो वो बाइजेक्टिव मैपिंग कहलाएगी। द फर्स्ट वाली केस में तो ये इंजेक्टिव तो है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव मैपिंग नहीं है। सेकेंड वाले केस के अंदर क्या है? ये इंजेक्टिव भी है और बाइजेक्टिव सर्जेक्टिव भी है। कैसे? हर एलिमेंट कोडोमेन का उसकी या तो एक या एक से कम प्री इमेज होनी चाहिए, तो सबकी एक एक प्री इमेज इंजेक्टिव है। सर्जेक्टिव रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन बराबर है तो सर्जेक्टिव भी है। तो फिर जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दैट मीन्स ये जो है ये बाइजेक्टिव मैपिंग है। अब सम टाइप्स ऑफ मैपिंग देखते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉर्फिज्म। होमोर्फिज्म तो हमें पता है क्या होता है, देख चुके हैं हम। मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है? मोनोमॉर्फिज्म तब होता है जब वो होमोर्फिज्म तो हो ही, साथ में वो इंजेक्टिव भी हो, 1-to-1 मैपिंग भी हो। ये हमने 1-to-1 मैपिंग देखी थी। एपीमॉर्फिज्म कब होता है? जब वो होमोर्फिज्म तो हो ही, साथ में सर्जेक्टिव भी हो, मतलब ऑन टू मैपिंग हो, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन वाली। आइसोमॉर्फिज्म कब होता है? आइसोमॉर्फिज्म होता है अगर कोई मैपिंग होमोर्फिज्म भी शो कर रही है, साथ में बाइजेक्टिव भी है। बाइजेक्टिव मतलब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है और होमोर्फिज्म भी है यहाँ पे। तो जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो ये हो जाएगा आइसोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म ये क्या होता है? होमोर्फिज्म फ्रॉम जी टू इटसेल्फ, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था? मैपिंग हो रही है ए से बी तक, एफ सच दैट ए टेंस टू बी, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा? उसी के साथ होगी, सेम के साथ ए टेंस टू ए अगर हो जाए तो वो हो जाएगी एंडोमॉर्फिज्म। तो इसके अंदर होमोर्फिज्म होना चाहिए फ्रॉम जी टू इटसेल्फ, होमोर्फिज्म होना ज़रूरी है देखो हर केस में। ऑटोमॉर्फिज्म में क्या होता है? होमोर्फिज्म फ्रॉम जी टू इटसेल्फ, मतलब अपने आप से ही होमोर्फिज्म हो और साथ में बाइजेक्टिव भी हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो होगा ऑटोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम हमने देखा था। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है?
जो होमोर्फिज्म भी हो और बाइजेक्टिव भी हो, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो आइसोमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, अब कोई होमोर्फिज्म है ग्रुप जी से लेके जी डैश तक, वो आइसोमॉर्फिज्म होगा इफ़ एंड ओनली इफ, तभी होगा अगर कर्नल जो होगा वो इक्वल होगा आइडेंटिटी के। सपोज कोई मैपिंग है एफ जी से लेके जी डैश तक, तो ये आइसोमॉर्फिज्म होगा अगर जी और जी डैश दोनों ही जो है इक्विवेलेंस क्लास से बिलोंग करते हैं। इक्विवेलेंस क्लास मतलब इक्विवेलेंस रिलेशंस पढ़ा था ना हमने, क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए तीन चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होंगी तो वो ग्रुप जो है इक्विवेलेंस क्लास से बिलोंग करेगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब ए इज़ रिलेटेड टू ए, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। सिमेट्रिक मतलब कि अगर x रिलेटेड है y से तो y रिलेटेड होगा x से, और ट्रांजिटिव मतलब अगर x रिलेटेड है y से और y रिलेटेड है z से तो x भी रिलेटेड होगा z से। तो ये तीनों कंडीशंस अगर होल्ड कर रही है मतलब वो ग्रुप जो है इक्विवेलेंस ग्रुप है। और अगर कोई मैपिंग है g से लेके g डैश तक इक्विवेलेंस ग्रुप के बीच में तो वो आइसोमॉर्फिक मैपिंग होगी। फिर ये क्या कह रहा है, व्हेन टू ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक देयर स्ट्रक्चर विल बी बेसिकली आइडेंटिकल। इसको ऐसा भी बोलते हैं एब्स्ट्रैक्टली आइडेंटिकल ग्रुप्स। फिर क्लियर्स थ्योरम क्या है, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परम्यूटेशन ग्रुप। देन एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा वो होगा आइसोमॉर्फिक टू एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स से। फिर यहाँ पे ध्यान रखना, आइडेंटिटी मैपिंग ऑफ ग्रुप इज ऑल्सो ऑलवेज आइसोमॉर्फिक। सपोज कोई आई जी है, मैपिंग है, ये आइडेंटिटी मैपिंग है, मतलब जी जो है अपने आप से ही मैप हो रहा है। आई जी का डेफिनेशन क्या है, आई जी एक्स इजिकल्स टू एक्स। तो इस केस में जो होगी ये होगी आइसोमॉर्फिक मैपिंग। कैसे होगी, आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमें पता है होमोर्फिज्म होना चाहिए, तो आई जी ए बी इजिकल्स टू आई जी ए आई जी बी, ये शो कर रहा है कि होमोर्फिक तो आई। फिर बाइजेक्टिव होना चाहिए, तो आई जी जी टेंस टू जी इज 1 to 1 एंड ऑन टू, ये क्लियरली शो रहा है। दैट्स वाई जो इस तरीके की मैपिंग होगी, आइडेंटिटी मैपिंग ऑफ अ ग्रुप इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी अभी आइसोमॉर्फिज्म की थ्योरम्स में, थर्ड वाली, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परम्यूटेशन ग्रुप। तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड द परम्यूटेशन ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू जी। अब हमें एक परम्यूटेशन ग्रुप निकालना है जो आइसोमॉर्फिक हो ग्रुप जी से। तो सपोज जो मैपिंग है एफ ऑफ ए इक्वल्स टू जी टेंस टू जी डैश, तो जी डैश जो है वो परम्यूटेशन ग्रुप है, ये जी डैश ही हमें निकालना है। और मैपिंग क्या दी हुई है हमें, एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन है इजिकल्स टू ए एक्स। ठीक है, तो जी से लेके जी तक ही, जी डैश तक है, एलिमेंट्स F1 के लेके देखते हैं, ए की वैल्यू हमने 1 रखी है यहाँ पे। और ग्रुप के एलिमेंट्स क्या है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। एफ इजिकल्स टू ए एक्स, तो ए तो 1 है और एक्स की वैल्यूज ऊपर दी हुई है, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू -1, 1 इंटू आयोटा एंड 1 इंटू माइनस आयोटा। तो ये आई वैल्यूज़ 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगी। ये हो गई हमारी F1। फिर एफ ऑफ -1 रखी ए की वैल्यू, उस तरीके से इसे इवेलुएट किया, तो ये 4 मैपिंग्स आई हमारे पास में। तो ये जी डैश के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, F1, F-1, F आयोटा, F माइनस आयोटा, इन चारों एलिमेंट्स का जो सेट है यही हमारा परम्यूटेशन ग्रुप है जी डैश जो हमें निकालना था। इस ग्रुप को हम बोलते हैं रेगुलर परम्यूटेशन ग्रुप। देन है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थ्योरी इन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। ग्रुप थ्योरी कई जगह काम आती है, जैसे ग्राफ थ्योरी के अंदर भी काम आती है, ऑटोमॉर्फिज्म देखने के लिए, ग्राफ ऑटोमॉर्फिज्म देखने के लिए। ऑटोमॉर्फिज्म हमने देखा था क्या होता है, होमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू इटसेल्फ, मतलब अब सेम ग्रुप के साथ में ही, और बाइजेक्टिव भी होता है। ग्राफ कलरिंग के अंदर यूज़ आती है, नेटवर्क एनालिसिस में यूज़ आती है, सिमेट्री सिटीज एंड स्ट्रक्चरल परम्यूटेशन ऑफ नेटवर्क्स देखने के लिए। ये कुछ और एप्लीकेशंस हैं ग्रुप थ्योरी की, कॉम्बिनेटरल ऑप्टिमाइजेशन, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स में काम आती है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टीज़ और को स्टडी करने के लिए, फिर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स के लिए। सो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमने इस लेक्चर में कवर किए हैं। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।